अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी जो पिछली वीडियोस हमने आपसे शेयर की हैं उन वीडियोस को आप देख रहे होंगे और अपने पेपर्स की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल जर्नल, जिसमें हम जर्नल जर्नल बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना सीखेंगे। ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने के बगैर अगर आप जर्नल जर्नल बनाएंगे तो आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। अगर आप ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना पहले सीख लेंगे तो आपसे जर्नल जर्नल बनाते हुए किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी। अच्छा, जर्नल जर्नल बनाने से पहले या ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने से पहले हमें कुछ चीज़ें रिपीट करनी है जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम उनको रिपीट करेंगे ताकि हमारे जहन में वो चीज़ें रहें। ये हमारा जर्नल जर्नल का फॉर्मेट होता है। आप जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे लेफ्ट साइड पर हमारे पास डेट का कॉलम आता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन डिटेल या पार्टिकुलर्स का कॉलम आता है जो कि एक चौड़ा सा कॉलम होता है। उसके बाद उसके बाद पोस्ट रेफरेंस का कॉलम आता है जिसको यहाँ पर जर्नल लेजर अकाउंट नंबर या जर्नल लेजर रेफरेंस नंबर भी कहा गया है। उसके बाद डेबिट का कॉलम आता है, फिर क्रेडिट का कॉलम आता है। हम आपको एक ट्रिक बता दें इसके बनाने के लिए। देखिए, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स आप सिर्फ 1 इंच की चौड़ाई के बनाएंगे। अपने स्केल को रखकर आप स्केल की जितनी चौड़ाई होती है उसी चौड़ाई के हिसाब से आप बिल्कुल पेपर के राइट साइड पर पहले क्रेडिट का कॉलम बनाएंगे, फिर डेबिट का कॉलम बनाएंगे। और पेपर के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आपने उतनी ही चौड़ाई का यानी 1 इंच की चौड़ाई का आपने डेट का कॉलम डालना है। उसके बाद डेबिट के बिल्कुल साथ में आपने पोस्ट रेफरेंस का कॉलम तकरीबन आधा बनाना है, यानी जितना डेबिट का कॉलम है उससे आधा आपने पोस्ट रेफरेंस का कॉलम बनाना है। बीच का जो पूरा पोर्शन आपका बच जाएगा ये पूरा आपका ट्रांजैक्शंस या पार्टिकुलर्स का पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 5 कॉलम्स बन जाएंगे। डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स का कॉलम, जो पोस्ट रेफरेंस और डेबिट और क्रेडिट का कॉलम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका जर्नल जर्नल बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और आपने याद रखनी है कि जर्नल जर्नल में हमेशा ऊपर 3 कॉलम की हेडिंग्स आती हैं। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखना है। जो भी कंपनी का नाम आपको पेपर में दिया गया होगा, क्वेश्चन में दिया गया होगा, वो कंपनी का नाम आपने सबसे ऊपर टॉप पे लिखना है। उसके बाद फिर आपने जर्नल जर्नल लिखना है। उसके बाद फिर आपने डेट डालनी है कि किस मंथ के लिए आप बना रहे हैं। आमतौर पर हमें किसी एक महीने का जर्नल जर्नल बनाने के लिए कहा जाता है, तो मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा गया है कि आप दिसंबर के महीने का ये जर्नल जर्नल बना रहे हैं, दिसंबर के महीने की आपको ट्रांजेक्शन दी गई हैं, तो आप डेट डालेंगे कि फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, और उससे आगे जो भी एयर है उसका वो एयर आप लिख देंगे। अब हम आ जाते हैं पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग पे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटिंग के 5 बेसिक पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, यानी अकाउंटिंग पूरी सारी 5 चीजों पर बेस कर रही होती है, जिसको हम पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। इसी को हम नेचर ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। ये नेचर ऑफ अकाउंट्स है एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और ऑनर इक्विटी या कैपिटल। यानी नेचर ऑफ अकाउंट से रिलेटेड हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, जिनमें एसेट्स और एक्सपेंसेस जब कभी भी इंक्रीज होते हैं तो हम उनको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और जब एसेट और एक्सपेंसेस जब कभी भी डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। और जब कभी भी लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल इंक्रीज होंगे तो हम उनको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और यही तीनों यानी लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल जब डिक्रीज होंगे तो हम उनको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। इन्हें हम कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये दो चीजें आपके जहन में हर वक्त रहनी चाहिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको बिल्कुल जुबानी याद होने चाहिए, और इसके अलावा पांचों नेचर ऑफ अकाउंट्स भी आपको जुबानी याद होने चाहिए। पांचों नेचर ऑफ अकाउंट्स के जो सब हेड्स बनते हैं, जो जिनके नतीजे में फिर हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट एक तरतीब पता चला जाता है, वो भी आपको जहन में होना चाहिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हो गए। जब हम डबल एंट्री रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, यानी जर्नल जर्नल की जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन को, तो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ खुसूसियात होती हैं इस डबल एंट्री सिस्टम की, जो कि हमने आपको यहाँ पर बताई हुई है। इनको आप पढ़ लीजिए और अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। ये तो हो गया आपका रिवीजन। जर्नल जर्नल बनाने से पहले हम उन एंट्रीज को एनालाइज कर रहे होते हैं जिन एंट्रीज को हमने जर्नल जर्नल के अंदर पोस्टिंग करनी है। देखिए, ये काम, एनालाइजेशन का काम आपने जबानी करना है, आपने बाय हार्ट करना है, आपने अपने जहन के अंदर करना है। लेकिन शुरू में चूंकि अगर आप पहली मर्तबा कर रहे हैं तो आपको इसको लिख कर करना चाहिए ताकि आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। जब आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि आप खुद से कर सकें तो फिर आप इसको जुबानी करके और डायरेक्ट जर्नल जर्नल के अंदर पोस्ट कर दिया करें। ठीक है, यहाँ पर हम अभी आपको ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करना सिखा रहे हैं, उसको लिख कर एनालाइज करना सिखाएंगे, और उसके बाद फिर हम आपको इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को जर्नल जर्नल के अंदर पोस्ट करना भी सिखाएंगे।
एनालाइजेशन के लिए हमने यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन लिया है जो कि 2021 में यानी 2021 में कराची बोर्ड के इंटर कॉमर्स के पेपर में आया था। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, ऑन अगस्त 1 2020 मिस्टर बिलाल अली शाह स्टार्टेड अ बिजनेस विद द नेम ऑफ बिलाल ट्रेडर्स। देखिए ये आपको कंपनी का नाम दे दिया गया है, बिलाल ट्रेडर्स। तो जब आप जर्नल जर्नल बनाएंगे तो वहां पर आप, जैसे हमने आपको बताया कि 3 कॉलम की हेडिंग देंगे, तो आप सबसे ऊपर बिलाल ट्रेडर्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर आप लिखेंगे जर्नल जर्नल, और फिर जो डेट आपको दी हुई यानी अगस्त, तो आप वो डेट की कॉलम, डेट की हेडिंग देंगे, यानी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ठीक है। अच्छा, मिस्टर बिलाल ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया है बाय इन्वेस्टिंग कैश ₹170 एंड फर्नीचर वर्थ ₹50,000। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मिस्टर बिलाल ने 1,70,000 रुपये कैश इन्वेस्ट किया है और फर्नीचर इन्वेस्ट किया 50,000 रुपये का, और अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। चलिए आइए अब इस ट्रांजेक्शन को, ये हमारी पहली पहली ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन को हम एनालाइज करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट दो आ रहे हैं, एक तो हमारे पास आ रहा है कैश, और दूसरा हेड ऑफ अकाउंट है हमारे पास फर्नीचर। अच्छा, ये दोनों जो हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, ये दोनों इन्वेस्टमेंट है मिस्टर बिलाल की, मिस्टर बिलाल की इन्वेस्टमेंट यानी बिलाल का कैपिटल है। तो हमारे पास बेसिकली तीन हेड ऑफ अकाउंट्स आ गए। अब हम देखेंगे कि इन हेड ऑफ अकाउंट्स का नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। कैश का ताल्लुक है एसेट से, ये आपको याद होना चाहिए, जो हमने पहली पहली क्लासेस में आपको बताया था। वहां से आपने इसको याद रखना है कि कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स कौन से नेचर ऑफ अकाउंट या कौन से पिलर ऑफ अकाउंट से रिलेट करते हैं। ठीक है। फर्नीचर भी हमारा होता है एसेट, जबकि कैपिटल होता है ऑनर्स इक्विटी। अब आपने बिजनेस के एस्पेक्ट से सोचना है कि क्या बिजनेस के अंदर ये चीजें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, यानी ये इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। तो देखिए कैश बिजनेस में आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर भी बिजनेस में आ रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, जबकि ऑनर इक्विटी भी बिजनेस में आ रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ याद रखिएगा हमने कहा है कि बिजनेस के एस्पेक्ट से आप सोचेंगे, बिजनेस के ऑनर के एस्पेक्ट से नहीं सोचेंगे। अगर ऑनर के लिहाज से सोचेंगे तो उसकी जेब से तो पैसा जा रहा है, तो यहाँ पर डिक्रीज होना चाहिए था। लेकिन बिजनेस के अंदर अगर हम देखें तो बिजनेस के अंदर ऑनर का पैसा आ रहा है, यानी ऑनर इक्विटी बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करेंगे। कैश एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो उनको हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर। फर्नीचर भी हमारा एसेट है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी डेबिट साइड पर आ जाएगा। ऑनर्स इक्विटी जब इंक्रीज होता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। आपको याद होगा कि ये चीजें हमने डिटेल से पढ़ी हैं। अब इनके आगे आप इनके अमाउंट्स लिख दें। कैश है हमारे पास 170,000, फर्नीचर है हमारे पास 50,000, और ये दोनों ही चीजें इनकी इन्वेस्टमेंट है, मिस्टर बिलाल की इन्वेस्टमेंट है, दोनों ही चीजें। 1,70,000 का कैश और 50,000 का फर्नीचर, दोनों ही इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो बेसिकली इनका कैपिटल हो जाएगा 2,20,000 रुपये। ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन हो गई जो कि 1 अगस्त की थी। उसके बाद अब हम आते हैं अपनी दूसरी ट्रांजेक्शन पे, 4 अगस्त की ट्रांजेक्शन है। परचेज मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹80,000, आउट ऑफ विच ₹20,000 पेड इन कैश एंड द बैलेंस विल पे लेटर। 4 अगस्त की ट्रांजेक्शन है, परचेज मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹80,000, आउट ऑफ विच ₹20,000 पेड इन कैश एंड द बैलेंस विल पे लेटर। हमने 80,000 का मर्चेंडाइज परचेज किया है, ठीक है, जिसके लिए हमने 20,000 रुपये कैश दिया है, और बकाया हमने कहा कि हम बाद में देंगे। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास मर्चेंडाइज आ रहा है। इसके लिए हमने दिया है कैश, मर्चेंडाइज के लिए हमने कैश दिया है, और कैश के अलावा हमने दिया है वादा, उधार किया है, हमने उधार का वादा किया है कि हम बाद में आपको पेमेंट करेंगे देंगे। तो ये उधार का जो हम वादा करते हैं वो कहलाता है अकाउंट पेबल, यानी हमने कुछ पैसे किसी को देने हैं तो वो अकाउंट्स पेबल कहलाएगा। मर्चेंडाइज का नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट्स, कैश का भी नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट्स, जबकि अकाउंट पेबल का नेचर ऑफ अकाउंट होता है लायबिलिटी। मर्चेंडाइज हमारा एसेट है और हमने परचेज किया है, खरीदा है, तो ये हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। कैश भी हमारा एसेट है, लेकिन ये कैश हमने दिया है तो ये हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है।
लायबिलिटी उधार, पहले हमारे ऊपर कोई उधार नहीं था, अब हमारे ऊपर एक उधार क्रिएट हो गया है, बन गया है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। चलिए अब इन पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करते हैं। मर्चेंडाइज हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, और जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उनको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और इसका अमाउंट आ जाएगा 80,000। टोटल जो हमने जितने का हमने माल खरीदा है वो हमारे पास टोटल पूरा अमाउंट डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद कैश हमारा एसेट है, कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश जब डिक्रीज होता है यानी एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और ये हमारे पास से कितना जा रहा है, 20,000 रुपये जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी ऑन अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको भी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 60,000, यानी 60,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड हर हाल में बराबर रहना चाहिए। अगर हमने कहीं पर एंट्रीज ऐसी की हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि हमने एंट्रीज करने में गड़बड़ कर दी है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें, हमारे पास डेबिट में दो अमाउंट्स आ रहे हैं, 170 और 50,000, जबकि क्रेडिट में एक अमाउंट आ रहा है 220,000। लेकिन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों आपस में इक्वल हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास डेबिट साइड में आ रहा है 80,000, जबकि क्रेडिट में 20,000 और 60,000 दो अमाउंट्स आ रही हैं, और ये भी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों आपस में इक्वल बन रही हैं, ठीक है। तो हमेशा इस चीज का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों आपस में बराबर रहनी चाहिए, ठीक है। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड आपकी बराबर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आप ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन में हमें कह रहे हैं अगस्त की 10 तारीख की ये ट्रांजैक्शन है, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹90,000, आउट ऑफ विच 20,000 वर सोल्ड फॉर कैश एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट। अब हमने सामान बेचा है, जब हम सामान बेचते हैं तो हमारे पास एक नेचर ऑफ अकाउंट आता है सेल्स। ये सामान हमने बेचा है जिसमें से हमें कैश मिला है कुछ, और बाकी हमें वादा मिला है, यानी पैसा मिलने का वादा हुआ है हमारे साथ। ये जो पैसा जो हमें बाद में मिलना होता है इसको हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। तो यहाँ पर देखिए, फिर हमारे पास तीन हेड ऑफ अकाउंट्स आ गए, और इनके अब हम नेचर ऑफ अकाउंट्स देखते हैं कि ये कौन कौन से नेचर ऑफ अकाउंट से रिलेट करते हैं। सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, कैश जैसे कि पहले भी हमने कहा हमारा एसेट्स होता है, और अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट ही होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारी सेल्स बढ़ रही है, पहले हमने कोई चीज सेल नहीं की थी, अब हमने सेल्स की है तो हमारी सेल्स बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, बाज वक़्त बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वो देखते हैं कि जी हमने सामान बेच दिया तो हमारे पास से सामान चला गया है। नहीं नहीं, अभी आपने उसको नहीं देखना, आपने सेल्स को देखना है। सामान तो ठीक है चला गया है, लेकिन सेल्स बजाते खुद आपकी बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो गई, आपकी आपका रेवेन्यू बढ़ गया। एसेट आपके पास आ रहा है तो ये भी इंक्रीज हो गया। अकाउंट रिसीवेबल यानी उधार मिलने का वादा भी आपके पास आ रहा है तो ये भी इंक्रीज हो गया। या यूं कह लें कि पहले आपको कोई अकाउंट रिसीवेबल नहीं मिलना था, कोई पैसे नहीं मिलने थे, अब आपको कुछ पैसे मिलने हैं तो वो भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। सेल्स जब इंक्रीज होती है यानी रेवेन्यूज जब इंक्रीज होते हैं तो उनको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। टोटल सेल्स जो हमने की है वो 90,000 की है। कैश हमारे पास आया है इस 90,000 का 20%। चलिए चेक करते हैं 90,000 का 20% कितना बनता है। 18,000। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें बाद में मिलेगा, यानी वो हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल है। तो हम देखते हैं कि बाकी अमाउंट हमारा कितना बन रहा है। हमने क्या किया, 90,000 में से 18,000 को माइनस कर दिया, तो हमें पता लग गया कि हमें 72,000 बाद में मिलेंगे। ओके, यहाँ पर एक चीज और हम आपको बता दें कि अच्छा, इसको हम जब जर्नल जर्नल बना रहे होंगे तो उस वक्त मजीद अच्छे से डिफाइन भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इसको समझ लें कि जब कभी भी हम जर्नल जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं तो पहले डेबिट्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद फिर क्रेडिट्स को रिकॉर्ड करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले क्रेडिट्स को रिकॉर्ड करें किसी एक ट्रांजैक्शन में और बाद में फिर डेबिट्स को रिकॉर्ड करें। अगर आप ऐसा करेंगे कि पहले क्रेडिट्स को रिकॉर्ड कर दें और बाद में डेबिट्स को रिकॉर्ड करेंगे, तो वो ट्रांजैक्शन चाहे आपकी सही भी हो लेकिन एग्जामिनर आपके उस ट्रांजैक्शन को क्रॉस कर देगा, खत्म कर देगा, उसे वॉइड कर देगा, वो उसको सही नहीं मानेगा। क्योंकि पैटर्न यही है कि पहले आपने डेबिट्स को रिकॉर्ड करना है, उसके बाद फिर आपने क्रेडिट्स को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ओके जी, अगली ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं पेड कैश टू सप्लायर्स ₹20,000 एज अ पार्ट पेमेंट। सप्लायर, देखिए सप्लायर जिससे हम सामान खरीदते हैं उसको हम कहते हैं सप्लायर। पीछे हमने अपने सप्लायर से उधार किया था 60,000 का। अब यहाँ पर हमें कह रहे हैं
कि हमने उसको पेमेंट कर दिया, अपने सप्लायर को कुछ पेमेंट कर दिए, पार्ट पेमेंट किए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने उसके साथ उधार किया था 60,000 का, और जबकि 18 अगस्त को हमें बताया जा रहा है कि हमने उसको 20,000 रुपये पेमेंट कर दी। तो चलिए आइए देखें कि इस ट्रांजेक्शन में हमारे पास कौन कौन से हेड्स आ रहे हैं। हमने उससे जो उधार किया हुआ था उस उधार का हमने नाम दिया था अकाउंट्स पेबल। तो एक तो हमारे पास आ गया अकाउंट पेबल का हेड ऑफ अकाउंट, जबकि अकाउंट पेबल को पे ऑफ करने के लिए हमने उसे दिया है कैश, तो दूसरा हेड ऑफ अकाउंट हमारे पास आ जाएगा कैश। अकाउंट पेबल की नेचर ऑफ अकाउंट है लायबिलिटी, जबकि कैश है हमारे पास एसेट। लायबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, पहले हमारे ऊपर 60,000 की जिम्मेदारी थी, अब हमने उसमें से 20,000 पे ऑफ कर दी, तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जबकि कैश भी हमारे पास से जा रहा है, तो कैश भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी, तो अब आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को याद कीजिए, जब लायबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी तो हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कैश जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। अमाउंट डाल देंगे 20,000 एंड 20,000, ठीक हो गया। उसके बाद अगस्त 23 की एंट्री है, मिस्टर बिलाल विड्रू कैश ₹15,000 एंड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर बिलाल ने कैश निकाला है 15,000 रुपये और मर्चेंडाइज निकाला है 5,000 रुपये बिजनेस में से, किस लिए? फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। याद रखिए जब कभी भी ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज निकालेगा, चाहे वो कैश निकाले चाहे वो मर्चेंडाइज निकाले, तो उसको हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। ये ड्राइंग्स पेंटिंग बनाने वाला ड्राइंग्स नहीं है, बल्कि ड्राइंग्स ड्रॉ से निकला है, यानी कोई चीज निकालना, विड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो ऑनर जब अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज निकालेगा तो उसको हम नाम देते हैं ड्राइंग्स, और ये रिलेट करता है ऑनर इक्विटी से। ये कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी होता है बेसिकली, यानी ऑनर इक्विटी का उलट अकाउंट होता है, ठीक है। इसकी वजह से ऑनर इक्विटी हमारा हमेशा हमारा डिक्रीज हो रहा होता है। ओके जी। इसके अलावा हमारे पास दो और नेचर ऑफ अकाउंट है, सॉरी, इसके अलावा हमारे पास दो और हेड ऑफ अकाउंट्स आ रहे हैं इसमें, एक तो है कैश और दूसरा है मर्चेंडाइज। कैश का नेचर ऑफ अकाउंट है एसेट्स, मर्चेंडाइज का भी नेचर ऑफ अकाउंट है एसेट्स। यहाँ एसेट कैश भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बिजनेस में से जा रहा है कैश, तो डिक्रीज हो रहा है। मर्चेंडाइज भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बिजनेस में से जा रहा है। अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ड्राइंग ऑनर्स इक्विटी है, ऑनर्स इक्विटी जब डिक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। कैश एसेट्स है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से मर्चेंडाइज भी हमारा एसेट है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसको भी हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। चलिए अब देखें कैश हमारे पास से कितना डिक्रीज हो रहा है, 15,000, और मर्चेंडाइज कितना डिक्रीज हो रहा है, 5,000। तो इन्होंने टोटल ड्राइंग्स कितनी की है, मिस्टर बिलाल ने 15,000 का कैश दिया है, 5,000 का मर्चेंडाइज लिया है, टोटल ड्राइंग्स हो गई उनकी 20,000 की। अगस्त 31 की एंट्री को देखिए, ट्रांजेक्शन को देखिए, पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज ₹10,000 इन कैश। सैलरीज को एम्प्लॉइज को सैलरीज दी हैं 10,000 रुपये कैश में। इसको देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं, हेड ऑफ अकाउंट्स हैं। पहला हेड ऑफ अकाउंट है हमारे पास सैलरी एक्सपेंसेस, और दूसरा हेड ऑफ अकाउंट है, ये सैलरीज हम दे रहे हैं कैश में, तो दूसरा हेड ऑफ अकाउंट हमारे पास आ गया कैश। सैलरी एक्सपेंस का नेचर ऑफ अकाउंट है एक्सपेंसेस, कैश का नेचर ऑफ अकाउंट है एसेट्स। एक्सपेंस यहाँ पर हमारे बढ़ रहे हैं, पहले हमने कोई एक्सपेंस नहीं किया था, हमारा सैलरी एक्सपेंस का एक्सपेंस 0 था, अब सैलरी एक्सपेंस के अगेंस्ट में हमने 10,000 रुपये पे कर दिए, तो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस, ठीक है। जबकि हमने कैश दिया है तो हमारे पास से बिजनेस में से कैश चला गया, तो ये हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर, एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर, और इनके सामने इनके अमाउंट्स लिख दें। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा हमने एक क्वेश्चन को कितनी आसानी से एनालाइज कर लिया। अगर आपके जहन में ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, हेड ऑफ अकाउंट कौन कौन से नेचर ऑफ अकाउंट से रिलेट करते हैं, उनके इंक्रीज और डिक्रीज के रूल्स आपको याद होंगे,
डेबिट क्रेडिट के रूल्स आपको याद होंगे तो आप उनको ट्रांजैक्शन को बहुत आसानी से एनालाइज कर लेंगे। इस ट्रांजैक्शन को जब हम एनालाइज कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम जर्नल के अंदर पोस्टिंग करते हैं। ये जर्नल की पोस्टिंग हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल आप सिर्फ एनालाइजेशन पर ही ज़्यादा फोकस करें। ठीक, जब आपकी एनालाइजेशन की स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप हो जाएंगी तो फिर आप जर्नल की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।